अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शो फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 55। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माधवी की अचानक ही मानो उसकी चेहरे की रंग ही फीके से पड़ चुके थे। हाथ कांप रहे थे। कब से उसके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे। अब तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसे ही पता चली कि पूरी रास्ता ही अब ब्लॉक हो चुके थे, अब वहां से कोई यहाँ आना नामुमकिन जैसी थी। ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसकने लगती है। मानो मानो उसकी पूरी शरीर धीरे धीरे ठंड हो रहे थे, जम रही थी। उसे समझ कुछ नहीं आ रही थी कि क्या हो रही है। घबराहट अचानक ही बढ़ गई, एक ऐसी घबराहट जो शायद उसने कभी महसूस ही नहीं की थी अब तक। तो पता नहीं ये क्या फीलिंग्स थी, ये क्या थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं काजल भी पैनिक हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को एक्चुअली में समझना काफ़ी मुश्किल है सबके लिए ही। सारा जो रो पड़ती है। माधवी तो उस साइड जाने भी लगी थी। वो ना आरुषि जी नहीं आई है, वो वहीं पे रह गए। उसको रोके जाते हैं। वहाँ जो अंकल आंटी थे वो लोग संभल रहे थे सारा को। वो बहुत रोने लगी थी। तो दूसरी ओर जो लिली थी वो वहाँ के, क्योंकि ऐसे माहौल में कुछ मेडिकल टीम भी वहाँ पे आ चुके थे, वो वहाँ पे बात करती है। एक 16 साल की बच्ची है, वो प्रेग्नेंट है। सबसे पहले ये सुन के वो डॉक्टर टीम शॉक हो जाते। 16 साल? आर यू श्योर मैम? हाँ, और उसका वाटर ब्रोक हो चुका है। मैं जिस कंडीशन में देखी हूँ उस कंडीशन में यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाने पड़ेंगे। बट मैम ये कैसे मुमकिन है, बिकॉज अब तो रोड भी ब्लॉक है। पता नहीं, बट कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ। बट मैम, तभी लिली जो है जैसे इस साइड पे देखती। एक्चुअली जब लिली गई थी वो बस मेडिकल टीम को बुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ से मधु को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल ही लेके जानी पड़ेगी, और उसके लिए मेडिकल टीम का सही टाइम पे यहाँ मौजूद होना ज़रूरी थी। लेकिन जब वो वापस आती है उस जगह पर, तब तक वो देखती है वहाँ के रास्ते ही ब्लॉक। माधवी की हालत बहुत बदतर होते जा रही थी। पता नहीं अपने आप ही अब आंखों से आंसू बहने लगती है। उन आंसू को वो रोक नहीं पाती है, बेवजह बहने लगती है। लेकिन क्या बेवजह सच में थी? जो काजल थी वो माधवी को देखकर थोड़ी चुप सी हो जाती है। माधवी की आंखें अब धीरे धीरे लाल हो चुके थे, आंसू बह जा रहे थे। उसकी हाथ इतनी शेक कर रही थी कि काजल खुद उसके सामने जाती है, हाथों को थामते हुए बोलती कि बहनी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। थाई वो आरुषि जी वो नहीं आई है। वो उस साइड पे है। हमें हमें उन्हें लाने पड़ेंगे। मैं जाती हूँ ना, मैं नहीं आना चाहती थी। वो मुझे। मैं नहीं। शांत शांत। उसे साइड हक करती है। वो रो पड़ती है। थाई वो आरुषि जी वो कुछ नहीं होगी उसे। वही कुछ नहीं होगी उसे, कुछ नहीं हो सकती। वो उनको लाने पड़ेंगे। हाँ, हम लाएंगे उसे। कुछ नहीं होगी, वो ठीक होगी। आप शांत हो जाइए। इधर लिली, अश्विन और राजीव ये लोग इधर उधर जा रहे थे कि कोई तो तरीका हो। लेकिन अचानक ही वहाँ कुछ जो पहले से इस साइड पे आ चुके थे गाइडर्स सेफ्टी के लिए, वो लोग आते हैं और उन सभी को बोलते कि देखिए हमें यहाँ से जल्द जाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात और भी बदतर होने जा रहे हैं। अब ये सुन के सभी के माथे पे परेशानी की शिकंज तो आ ही जाता है। अश्विन और राजीव बात करने लगते। क्या मतलब? देखिए, एक तो बारिश की वजह से अब पानी बह रहा है, और ऊपर से ये स्लाइडिंग हो सकता है कि पानी की फोर्स के कारण सारी चीज़ें यहाँ नीचे की ओर आए। तो उससे पहले हमें इस जगह को छोड़नी होगी। तभी इधर अश्विन बोल पड़ता है कि लेकिन हमारा दोस्त जो उस साइड पे है। तभी वो शख्स एकदम से बोल पड़ता है, हमें नहीं लगता कि वो अब तक सेफ होंगे। भाई साहब, जैसे ही ये बात यहाँ तक सुनाई देते हैं, काजल और माधवी सुनती है। माधवी बोलती कि क्या क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकती।
वो उनको कुछ नहीं हो सकती। ताई बोलिए ना आप, उनको कुछ नहीं हो सकती ना, वो आ जाएंगे ना इस साइड पे। हाँ बोलिए ना। काजल के पास अब कोई जवाब थे नहीं। उधर अब लोग माइकिंग कर रहे थे वहाँ से हटने के लिए जल्द से जल्द। कुछ रेस्क्यू टीम आते हैं वहाँ पर तुरंत ही, क्योंकि हालात बस बदतर से बदतर हो रहे थे और लोगों का सेफ्टी सबसे पहले देखा जाएंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस सभी को सेफली उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहे थे। सभी से रिक्वेस्ट करे जा रहे थे, लेकिन आरुषि के बिना वहाँ से कोई हिलना भी नहीं चाह रहे थे। अश्विन, राजीव, लिली, काजल, माधवी, सभी, वो आंटी अंकल, यहाँ तक कि वो दूसरा फैमिली जो उनके साथ ही रिजॉर्ट में रुके हुए थे, वो लोग भी बोलते कि देखिए हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है और उसके साथ एक और ऐसे कैसे हम यहाँ से चले जाए। देखिए आप सब पहले ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, अनसेफ है बहुत और बहुत रिस्की हो चुके हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। मैं बस मिन्नती कर सकता हूँ, यहाँ रहना मतलब सुसाइड करना एक ही बात है बराबर। तो प्लीज़ समझा करिए और कोऑपरेट करिए। अगर उस तरफ आपके दोस्त जो भी है वो अगर सेफ होंगी तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ के उनको रेस्क्यू कर ही लेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन प्लीज़ यहाँ हम रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते। देखिए जब खुद बचेंगे तब जाके औरों को बचा पाएंगे, लेकिन जब आप खुद ही नहीं बचेंगे तो अपने दोस्त को कैसे बचा पाएंगे। सो प्लीज़ हमें यहाँ से जल्द निकलने पड़ेंगे। और तभी फिर से पता नहीं कुछ आवाज़ सा होने लगता है, शोर, जो सुन के सब चौंक से जाते हैं। डर इतना जाता है कि सब इकट्ठे आ जाते हैं। माधवी बस उस तरफ देख रही थी। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अब ये जगह बहुत ही रिस्की हो चुकी है, हाईली। और अब वहाँ से धीरे धीरे लोगों को वहाँ से अब थोड़े ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश करे जा रहे थे, लेकिन माधवी बोलती कि नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से। ताई वो आरुषि जी, मुझे नहीं आनी थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया उन्होंने कहीं पर। अब कैसे 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 जाएंगे हम उनके पास। उनको कुछ होगी तो नहीं ना ताई। वही कुछ नहीं होगी, वही कुछ नहीं होगी, शांत हो जाइए। राजीव वो खुद आता है और इन दोनों को संभालते हैं। देखो आरुषि को कुछ नहीं होंगे, लेकिन हम इस जगह पे फ़िलहाल नहीं रह सकते। देखो पानी जिस तरह से फ्लो में आ रहा है इस साइड पे, बहुत रिस्की है। हम थोड़ा दूर जाके खड़े होते हैं, यहाँ नहीं। चलो उन लोगों की बात मानते हैं, थोड़ा नीचे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ सेफ होंगे प्लीज़। तभी वो रेस्क्यू टीम बोलते हैं कि हम भी कब से वही बोल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए, हम यहाँ आप सभी के लिए आए हैं। तभी माधवी बोलती कि तो प्लीज़ वो आरुषि जी को आप कुछ भी करके वहाँ से लाइए ना। वो वहाँ पे एक और है लड़की, वो प्रेग्नेंट है। वो देखिए मैम, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए। सारा भी रो रही थी, वो आती है। हाय मेरी बड़ी, वो कहाँ है, उनको कुछ हो ही तो नहीं ना। नहीं बच्चा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बड़ी के पास जाने हैं, आप बुलाओ ना बड़ी को। वो आ जाएगी बच्चा, वो आ जाएगी। और तभी उन्हीं सारे लोगों को वहाँ से लेकर थोड़ी सेफ जोन में, जहाँ पर ऐसे स्लाइड की चीज़ें नहीं आएगी, ऐसे सेफ जोन, वहाँ से लगभग 10 मिनट की रास्ता ये लोग तय करके जल्द से जल्द वहाँ से इन लोगों को गाड़ी में डाल के उस एरिया से हटाकर यहाँ पे लाते हैं। 10 मिनट तक माधवी बस पीछे की ओर देख रही थी। पता नहीं, ऐसे लग रही थी कुछ चीज़ उससे छूट रही है, जैसे जैसे वो रास्ते धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। आंसू अब भी बह जा रही थी। अंदर से पता नहीं कुछ तो ख़त्म हो रही थी, कुछ ऐसी तकलीफ हो रही थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी साड़ी की आंचल को बड़ी कस के इतनी ज़ोर से मुट्ठी कंच के रखी थी वो, कि पता नहीं क्या थी। मन ही मन बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, कुछ भी करो, बस उनको कुछ मत होने दीजिए। फिर इन लोगों को एक सेफ एरिया में
जो जोन है वहाँ पे रखते हैं, सभी वहाँ पे ठहरते हैं। तभी अश्विन और राजीव ये लोग उस टीम से बात करते, देखिए हम सभी ने आप लोगों की बात मान लिया, हम यहाँ पे आ गए, लेकिन हमारा दोस्त और आप ही के मेंबर शायद वहाँ पे फंसे हुए हैं, आप लोग कुछ तो करें। देखिए सर, हमारा टीम मेंबर भी वहाँ पे है, तो लाजमी सी बात है हम कुछ ना कुछ करके उनको रेस्क्यू ज़रूर करेंगे सर। पेशेंस रखिए, हम कर रहे हैं और करने दीजिए, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। इतना पैनिक करेंगे तो हम कैसे करेंगे अपना काम। और वो लोग वापस उस जगह पे आ जाते हैं। भाई साहब, अंधेरा धीरे धीरे अब ढलने लगता है। अंधेरा मतलब मुश्किलें और बढ़ना। वहाँ पे मेडिकल टीम भी उस लड़की के लिए मौजूद थी, मधु के लिए, कि जो हालत लिली ने बताई है उस हालत के अनुसार उसको यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही लेके जानी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा होगी लग तो नहीं रहे थे। सभी परेशान थे और एक माधवी जो जी जान से ऊपर वाले को याद कर रही थी हर एक सेकंड में, बस आरुषि जी जैसी भी हो सही सलामत बस वापस आ जाए, ये सोचते हुए उसकी आंखों से ही लगातार आंसू बह रहे थे। हो सकते थे कि आज वो आरुषि की जगह पर, लेकिन आरुषि ज़बरदस्ती ही थोड़ी गुस्सा करके ही उसे भेज देती, ये बोलकर कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगी, आप जाइए। माधवी तो नहीं आना चाहती। ये चीज़ बार बार उसे बहुत दर्द का एहसास दिला रही थी। वो इतनी नर्वस थी कि पूरी शरीर कांप उठती है उसकी, कुछ क्षण के लिए पूरी स्तब्ध हो जाती है। एक डर, एक ऐसी डर, अगर आरुषि को कुछ हो गई तो। ये डर इतनी दर्दनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि वो पूरी स्तब्ध हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए उसकी सब कुछ मानो रुक गई हो, हवा रुक गई, कुछ सुनाई नहीं देते हैं, सब कुछ पता नहीं वो कहाँ थी। लिली आती है, ये लोग एक जगह पे बैठे हुए थे। लिली उसकी शोल्डर पे टैप करती है। माधवी बहुत बार आवाज़ लगा चुकी थी वो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वो करती नहीं है। पता नहीं बेजान सी एक जगह पर बैठी हुई थी वो। वहाँ पे कुछ बेंच जैसे थे, सारे लोग वहाँ पे बैठ गए थे। लिली फिर से आवाज़ लगाती है, माधवी। तभी काजल भी नोट करते हुए बोलती कि क्या हुआ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ये शॉक पे ना चली जाए, इसे बाहर लानी पड़ेगी, जो भी सोच रही है पता नहीं क्या। तभी काजल आवाज़ लगाती है, वहीनी वहीनी मेरी ओर देखिए वहीनी। तभी माधवी बोलती है, वो आरुषि जी वो आ जाएगी वो। सारा कहाँ है? सारा जो आंटी अंकल के पास थी। काजल जाती है सारा को लेके दीदी, क्योंकि उसका ध्यान आरुषि से हटाकर कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी, वरना शॉक पे चली जाएगी। सारा को उसे पकड़ा देती है, वहीनी आप इसे संभालिए, ये रो रही है। सारा भी माधवी को कस के गले लगाकर बस आरुषि को पुकार रही थी, आए वो बड़ी को बुलाओ ना, यहाँ पे सब है, मेरे बड़ी नहीं है, वो कहाँ पर है? वो आ जाएंगी। बस देखते देखते पता नहीं थोड़े और वक्त बीत जाता है। ये थोड़े वक्त बिना मानो कि साल के बराबर जैसे हो रहे थे। यहाँ एक एक सेकंड भी इतना मुश्किल होते जा रहे थे सहना, पेशेंस रखना, सभी के हाल बेहाल हो जाता है। वो जो दूसरा फैमिली थे इनके साथ, वो लोग भी सब परेशान थे आरुषि के लिए। और वो बूढ़ी अम्मा, वो तो कब से रोई जा रही थी, पता नहीं मेरी बच्ची ठीक तो होगी ना, अरे उसका क्या होगा, सबसे पहले तो उसको भेजने चाहिए थे। तभी लिली बोलती कि पर आंटी जी ऐसा मुमकिन थे नहीं, क्योंकि वाटर ब्लॉक हो चुके थे, उसको उस जगह से निकालना सेफ नहीं थे, और अगर निकालते तो सीधा हॉस्पिटल ही भेजने पड़ते ना, और वहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम मौजूद नहीं थे, और एकदम से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, नहीं पता थे। पर अभी मेरी बच्ची का क्या हालत होगी, हम तो उस जगह से भी चले आए, पता नहीं। अब तो बस ऊपर वाले की भरोसा, बस उन पे यकीन रखिए और बस प्रार्थना कीजिए कि वो लोग ठीक हो। बस धीरे धीरे बस अब इंतज़ार ही थे।
मानो कि ऊपर वाला भी अब परीक्षा ले रहे हो सब्र की। कितना सब्र रख सकते हो, रखो। मैं भी देखता हूँ, कुछ ऐसे सीन थे शायद। देखते देखते और आधे घंटे बीत जाते हैं। एक रेस्क्यू टीम उनके साथ मौजूद थे, बाद में वो भी वहाँ से चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहे थे क्या हो रहे है, क्या सीन है, क्या कुछ नहीं। नेटवर्क तो बदतर से भी बदतर हालात हो जाते। थोड़े देर पहले तक सब ठीक थे, लेकिन अब तो वो नेटवर्क भी नहीं मिलते। फ़ोन मानो डेड। चार्ज होते हुए भी फ़ोन की हालत अगर ऐसे हो तो इससे बदतर सिचुएशन और क्या हो सकता है। सभी परेशान थे, सल्यूशन किसी के पास नहीं। इतना लाचार थे ना सब उस वक्त। इस लाचारी का क्या ही कर सकते हैं। उधर देखते देखते 1 घंटे बीत चुके थे और अब पूरी तरह से अंधेरा भी धीरे धीरे और ढलने लगते हैं, मानो कि हो ही गए हैं। और अब तो सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से मौसम खराब और ये हालत। कहाँ से कहाँ जाएंगे लोग। बस क्या से क्या हो गए, क्या सोच कर आए थे और अब कहाँ आके पहुँचे। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद भी फिर अचानक बारिश और फिर ये सारी चीज़। अचानक हालत इतनी बदतर हो जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और वेदर ने भी कुछ गलत चीज़ें बोले हैं नहीं कि सब ठीक है। और ये अनसीजन में इस तरह से बारिश, सब कुछ माथे के ऊपर से जा रहे थे, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहे थे। क्या हो रहे है, क्या हुई है, कुछ नहीं। सब बस शांत थे। तभी पता नहीं कहाँ से ऐसे लग रहे थे कि एम्बुलेंस की आवाज़, जो सभी एकदम से खड़े हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। लेकिन वो एम्बुलेंस रुकते नहीं है, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आते। जैसे ही वो एम्बुलेंस वहाँ से तेज़ी से आगे की ओर चली जाती है, तभी वहाँ से एक रेस्क्यू टीम मेंबर भाग के आते हैं। डॉक्टर लिली कौन है यहाँ पे? तभी लिली बोलती कि मैं डॉक्टर लिली हूँ मैम, आपको हमारे साथ उस हॉस्पिटल की ओर जाने पड़ेंगे। हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया है और हालत बहुत बदतर है, तो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लड़की है जिसकी आप शायद बात कर रहे थे। ये बात सुनते ही माधवी खड़ी हो जाती है। वो वहाँ पे कितने लोग थे? वो आरुषि जी है क्या वहाँ पे? वो ठीक तो है ना? लेकिन वो रेस्क्यू मेंबर कुछ नहीं बोलते हैं। सभी वहाँ से धीरे धीरे उस साइड पे जाने लगते, क्योंकि यहाँ पे रुकना अब कोई फ़ायदा है नहीं। रुक के क्या करेंगे? बाकी सब जा चुके थे, बस 2 परिवार रहते, आरुषि के सारे दोस्त और वो दूसरा परिवार, बस वही सारे रुके हुए थे केवल आरुषि के लिए। और वो बूढ़ी अम्मा, बाकी बचे जितने भी चीज़ें थे जो आए थे घूमने के लिए, वो सारे जा चुके थे पहले ही। बस यही लोग रुक गए थे। तो सारे ये लोग वहाँ से निकलते हैं, जहाँ वो एम्बुलेंस गई थी उसके पीछे पीछे ये लोग भी जा रहे थे। बहुत सारे वहाँ पे कार वगैरह सब कुछ मौजूद थे उस सेफ जोन के आसपास। बस वही पकड़ते और आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ से लगभग शायद 20 मिनट की रास्ता थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल। ये लोग जब उस हॉस्पिटल के बाहर पहुँचते तो एम्बुलेंस देखती है। एम्बुलेंस को देखते हुए माधवी की मानो अचानक से दिल की धड़कन रुक सी गई हो, बेजान और भी हो जाती है। जल्दबाजी में ही शायद जो भी थे एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल में लेके गए थे। ओपन थे, पीछे की जो दरवाज़ा होता है एम्बुलेंस के, वो कुछ खून के धब्बे वहाँ पे थे, जिसे देखते हुए उसकी दिल अचानक से मानो रुक सी गई हो। बार बार मन में एक ही ख्याल, हाँ आरुषि जी तो ठीक होंगी ना, वो ठीक तो होंगी ना। सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर भागते हैं। माधवी की नज़रें बस आरुषि की तलाश में इधर उधर इधर उधर। माधवी की गोद में सारा थी, काजल की गोद में उसका बेटा, और वो एक हाथ से बड़ी कस के माधवी की हाथ को पकड़ी हुई थी। तो एक साइड पे अश्विन तो दूसरे साइड पे राजीव संभल रहे थे, क्योंकि हालात किसी का भी ठीक नहीं थे, सभी समझ रहे थे। लिली जो भागते हुए अंदर गई थी, वो बूढ़ी अम्मा वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, फिर भी वो भागने की कोशिश कर रही थी अपनी बच्ची के लिए कि वो ठीक तो होगी ना। सभी लोग परेशान थे वहाँ पे।
लेकिन किसी को देख ही नहीं पा रहे थे, ना आरुषि न वो मधु, किसी को नहीं। माधवी की आंखों से अब मानो कि कुछ क्षण के लिए रुक गई थी आंसू, लेकिन अब फिर से वो आंसू टपकने लगती है। वो जो वहाँ से लेकर हॉस्पिटल के अंदर की आने तक का रास्ता, वो जो मंजर थी, उसके लिए इतनी मुश्किल क्यों थी, समझ नहीं आ रही थी उसे। कुछ तो थी जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे खड़े थे सभी। किसको लाया है, किसकी क्या कंडीशन है, कुछ नहीं पता, कोई अपडेट नहीं मिल रहे थे। तभी भागते हुए कुछ रेस्क्यू टीम मेंबर वहाँ पे आते हैं। उनका भी एक मेंबर जो बहुत हद तक चीज़ें ख़राब थे, उनकी तबीयत वगैरह कुछ चीज़ें इंजर्ड थे शायद, और उनको भी वहाँ पे एडमिट करे गए थे। जैसे ही वो मेंबर्स आते हैं, वो कुछ बातचीत कर रहे थे, जैसे कि किसी की हालत बहुत बुरी है। और ये सारे बातें पता नहीं माधवी की और भी हालत ख़राब कर रहे थे। किसको क्या हुआ है, उनमें से क्या आरुषि जी भी है, ये डर। अब पता नहीं कहाँ है। देखते देखते वक्त बस बीत ही रही थी, वो बस आरुषि को ढूंढ रही थी इधर उधर। लिली जो है, थोड़ी देर बाद वो एक रूम से बाहर आती है। आती हुई उस बूढ़ी अम्मा के साइड में आके खड़ी होती है, उनकी हाथ को बड़ी कस के पकड़ती है। बस प्रार्थना कीजिए, कुछ भी हो सकती है, आपकी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, उसकी भी और उसकी बच्ची की भी। माँ और बेबी दोनों की हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ भी हो सकती है। वहाँ डॉक्टर्स है, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा संभालिए खुद को। बेटा वो ठीक तो रहेगी ना, वो कुछ भी नहीं कह सकता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ना मेरे और ना ही वो अंदर सारे डॉक्टर्स के। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मधु तैयार नहीं थी बच्ची को जन्म देने के लिए, उसकी शरीर के अनुसार। जैसे जैसे बेबी अंदर से बड़ी हो रही थी, मानो वो धीरे धीरे उसकी जान ले रही थी। 16 साल, शायद थोड़ी वो आगे बोलते हुए बोलती नहीं है, तो बूढ़ी अम्मा रो पड़ती है। मैंने तो बस उसकी ज़िंदगी जैसे तैसे ठीक करने के लिए कि उसकी चीज़ें खराब ना हो जाए, वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, बस। जो भी हो, इतनी कम उम्र में ये सही नहीं हुई है। उसकी शरीर का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हुई नहीं है बेबी के लिए, जिसके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बाकी देखते हैं। तभी इधर माधवी आती है लिली के सामने। वो मधु, हाँ वो उसका ऑपरेशन थिएटर में है, वो लोग ऑपरेशन, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वाटर पूरी तरह से निकल गया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बेबी और माँ दोनों के चीज़ें ख़राब हैं। वो आरुषि जी, अभी लिली बोलती कि आरुषि, पर मैंने तो आरुषि को नहीं देखी, मैं तो बस मधु को देखी हूँ और शायद एक रेस्क्यू मेंबर, मैंने और किसी को नहीं देखी। वाकई में आरुषि है कहा? ओ भाई साहब, ये अलग सीन थी। काजल तो शॉक थी। अश्विन और राजीव वो लोग इधर उधर देखने लगते। वो जो रेस्क्यू टीम मेंबर्स थे, वो सबके पास जा जा के पूछ रहे थे कि हमारा दोस्त है ही नहीं, आप लाए कितने लोगों को लाए? भाई माधवी की मानो कि शरीर में और कुछ बचते ही नहीं, वो मानो गिरने ही वाली थी कि लिली पकड़ती है एक साइड से, और वो घर के जो ओनर्स थे वो आंटी आके संभालती है। पीछे अंकल खड़े थे, अरे संभालो माधवी बेटा। वो आरुषि जी, वो आरुषि जी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़, जिसे सुनते हुए माधवी की पूरी आंखें बड़ी सी हो जाती।
कुछ देर तक जो उसे ये लगी थी कि अचानक उसकी दिल की धड़कनें रुक सी गई है, वो फिर से तेज़ी से भागना शुरू करती है। पता नहीं क्या थी, वो फटाक से साइड में पलटती है। हॉस्पिटल के 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर में एक इंसान को लेते हुए भागते हुए अंदर की ओर आ रहे थे और पीछे आरुषि। जल्दी से इनको ले जाइए, इनकी हालत ठीक नहीं है। सभी का ध्यान तभी पीछे की ओर आता है। हाँ, वो आरुषि ही थी। ये भी एक रेस्क्यू मेंबर ही थे। जब सारे वो रेस्क्यू टीम में से इस मेंबर को देखते तो सभी भाग के यहाँ पे आते हैं और जल्दबाजी में उनको भी इमरजेंसी वहाँ पे लेके जाते हैं। आरुषि भी पीछे पीछे भागती है। कई हद तक माधवी खड़ी हो चुकी थी। आंसू वो तो पहले से बह रहे थे, लेकिन अब पता नहीं ये क्या थी। उसे देखने के बाद उसकी चेहरा खिल जाती है, मानो कि पूरी बेजान शरीर में जान वापस से आ जाती है। लिली जैसे ही आरुषि को देखती है वो तो भाग के जाती है वहाँ पर। रूम के बाहर आरुषि खड़ी हुई थी। आरुषि को बहुत सारे चोट आए हुए थे। हाथ के साइड पे वो खून बह रहे थे थोड़ी सी, पैर के साइड में भी कुछ कट लगे हुए थे, थोड़े थोड़े से खून बह रहे थे। ऐसे मिट्टी हर जगह पे लगी हुई थी उसके पूरे कपड़े में, जैसे कि पूरी नहा के आई है ऐसे मिट्टी से। वैसे सिचुएशन थे, आधे से ज़्यादा तो वैसी ही थी उसकी हालत। लिली जैसी जाती है, लिली कुछ नहीं देखती, वो तो बस टाइटली हक करती है। आरुषि बोलती कि फो मधु मधु, उसको तो भेज दिए थे हम, वो कूल डाउन, ऑपरेशन थिएटर में है, ओटी में है, डॉक्टर है, ऑपरेशन करा रहे हैं। ओ गॉड, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन क्या है? ठीक होंगे ना दोनों? मॉम और बेबी दोनों सही सलामत होंगे ना? इट्स वेरी टफ टू से, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिकॉज वो मैच्योर नहीं हुई है जन्म देने के लिए, समझ रही हो? सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बाकी ऊपर वाले की भरोसे। लेकिन उधर माधवी आंखें नम के साथ थोड़ी सी चमकती हुई, धीरे धीरे सरकते हुए वो आंसू उसके चिन तक आके रुक जाती है। सारा को वो अंकल लेके थोड़ी सी बाहर चले गए थे क्योंकि वो बहुत रो रही थी। माधवी अनजाने में ही धीरे धीरे आरुषि की ओर बढ़ रही थी। काजल भी जाने लगती है, लेकिन वो एक जगह पर जाके रुक जाती है जब वो माधवी को देखती है। पता नहीं उस वक्त वो माधवी में क्या देखती है जो वो खुद ही अपनी कदम रोक दी थी। माधवी जो आगे और बढ़ रही थी, आरुषि जो लिली से बात कर रही थी मधु के बारे में। लिली बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई। वो बात की बात है, बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आई एम टेंस। मधु को कुछ नहीं होगी ना? बहुत अजीब सी बात कर रही थी, बस दोनों ठीक रहे, ऐसा कुछ हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना हो, किसी एक को बचानी पड़े तो प्लीज़ मधु को। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अचानक लिली आरुषि के पीछे माधवी को देख के चुप सी हो जाती है। तभी आरुषि बोलती कि सब ठीक है ना यहाँ पे? हाँ, वो क्या? और अचानक मानो 2 हाथ की ग्रैब आरुषि को महसूस होती है। माधवी पीछे से ही उसे इतनी टाइटली हक करती कि आरुषि पूरी स्तब्ध हो चुकी थी और उसे महसूस हो चुकी थी कि माधवी उसके पीछे है। एक क्षण वो चुप सी हो गई थी। वो कुछ बोलने वाली थी लिली को, लेकिन वो चुप हो गई। और उसी वक्त वो हाथों की ग्रप्त उसे महसूस होना, उसके लफ्ज़ कांप उठते हैं। वो आंखें नम हो जाती है, वो लिली की ओर देखती है, आंखें भर आती है। लिली बस एक टक आरुषि की आंखों में देख रही थी। शायद आरुषि यही बोलेगी, माधवी जी। लिली की आंखों में देख के लिली समझ लेती है और बस थोड़ी सी सर हिला देती है। आरुषि कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो जाती है, स्टैचू जैसी। सभी लोग वहां पे ये सीन देख रहे थे। माधवी वो सिसक सिसक के रो रही थी। इतना डर शायद आज तक वो कभी महसूस नहीं करी थी। ये जो फीलिंग्स थे बहुत बदतर है,
बहुत। उसकी बस की बात नहीं ये चीज़ दोबारा वो फील करे। आरुषि उसके हाथ के ऊपर अपनी एक हाथ रखती है, धीमी सी आवाज़, माधवी जी। और तभी वो धीरे धीरे पलटने लगती है माधवी की ओर। माधवी भी शायद उस वक्त अपने हाथों को थोड़ी छोड़ दी थी उसे अपनी ओर करने के लिए। जैसे ही आरुषि माधवी की ओर पलटती है, माधवी की आंखें न जाने कब से इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। सराहना चाहती थी आरुषि की उन आंखों को, उसको। जैसे ही आरुषि माधवी की ओर देखती है, वो थोड़ी देर के लिए चुप सी हो जाती है। चारों ओर की शोर मानो एक ही क्षण में बंद से हो जाते हैं। सब हवाएं रुक चुके थे, मानो कुछ समझ नहीं आ रहे थे। आरुषि की दिल काफी जोर से धड़कने लगती है। आंसू भरी हुई थी माधवी की आंखों में और एक टक आरुषि को देख रही थी, मानो कि वो अपनी आंखों को ये यकीन दिला रही थी कि उसकी आरुषि सही सलामत उसके सामने है, उसे कुछ नहीं हुई है। जब तक आंखों को वो यकीन नहीं हो रही थी, वो पूरी तरह से ही तरस रही थी। आंखों से सर से लेकर पैर तक। आरुषि देख पाती है माधवी की आंखें कितनी लाल है। वो बस अपनी होठों को थोड़ी सी हिलाती है, कुछ शब्द शायद बाहर निकालने के लिए। इतने आंसू तो उसके आंखों में भी भरे हुए थे। जब वो कुछ बोलने जाएगी तो एक बूंद आंसू उसके राइट साइड के चिक से छूते हुए चिन तक आके ठहर सी जाती है। बस वो माधवी जी इतना ही बोल पाती है। उसके बाद वो होती है जो अब तक किसी ने भी नहीं सोची होगी। माधवी इतनी कस के आरुषि को उस वक्त गले लगा लेती है, पूरी खुद को आरुषि की बाहों में सौंप देती है। आरुषि एक कदम पीछे हट जाती, इतनी कस के वो उसकी ओर आती है। ये सीन देखते हुए कहीं ना कहीं काजल की आंखों में आंसू आ ही जाती है। अश्विन जो साइड में खड़ा था, अश्विन को शायद अभी तक आरुषि और माधवी की चीज़ें समझ ही नहीं आए थे। अभी तक तो नहीं आए थे, लेकिन अब ये सीन होने के बाद वो समझने की शायद कोशिश कर रहा था। शौक था वो। तो आरुषि वो थोड़ी देर स्टैचू हो जाती है। अब तक माधवी ने उसे इस तरह से हक करी ही नहीं थी। दिल इतनी जोरों से धड़कना शुरू करती कि मानो किसी भी क्षण बाहर आके उसकी हथेली में आ जाएगी, वैसी सीन थी। माधवी की सर सीधा उसके सीने की आवाज आके टिकती है। माधवी उसकी दिल की धड़कनों को समझने की कोशिश कि हाँ वो ठीक है। उसकी दिल का इस तरह से धड़कना ये सबूत है आरुषि का ठीक होना। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, वो हकीकत में है। और ये जो दिल धड़क रही है ये आरुषि का ही है। ये वो खुद को सबूत दे रही थी, यकीन दिला रही थी कि ये आरुषि जी है और वो ठीक है। वो मेरे सामने है, मैं उनकी बाहों में हूँ, वो ठीक है। तभी आरुषि बोल पड़ती है कि माधवी जी वो क्या हुआ? मैं क्या कहा थी आप? पता है मैं कितनी डर गई थी। आप ऐसा क्यों करती हो? मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़। समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे ढूंढ के निकालूंगी आपको। एक समय के लिए मानो कि मेरी सारी चीज़ खत्म हो गई। ये पूरी जहां रुक चुकी थी मेरे लिए। दिमाग काम नहीं कर रहे थे, पता नहीं दिल की धड़कन भी रुक गई थी, ये सोच कर कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गई। आरुषि बोलते हुए भी मानो अल्फाज उसकी होठ तक ही सीमित रहती है, आगे वो कुछ बोल नहीं पाती है।
वो बस शौक थी और माधवी की बातों को सुन रही थी। ऐसा क्यों करती है आप? पता नहीं मुझे क्या हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं मैं खो ना दूं आपको। मैं नहीं खोना चाहती हूँ आपको, किसी भी हाल में नहीं, हर हाल में नहीं, नहीं खोना चाहती। और अगर आपको आज कुछ हो जाती तो मेरी क्या होती? कभी सोचे आपने? ये सारी उल्टी सीधी काम करती रहती है आप, आपकी हरकतें, क्या ज़रूरत थी? आप निकल सकते थे ना पहले, गुस्सा करके बस मुझे भेज दिया। अगर आपको कुछ हो जाती तो मैं कैसे जीती? ये शब्द सुन के आरुषि, उसे मानो कि यकीन नहीं हो रही थी। तभी माधवी फिर बोलने लगती है। मैं ऐसा लगा कि मैं पूरी पूरी जिंदगी खो दी, अपनी सब कुछ खो दिया एक एक सेकंड में। वहां से लेकर यहाँ तक आना, ये जो मंजर थी, ऐसा दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं खो सकती हूँ आपको, नहीं। मैं चीज़ों को खोकर संभर चुकी हूँ, लेकिन अब आपको खोना मेरी बस की बात नहीं है, नहीं है मेरी बस की बात। और ना ही मैं उतनी काबिल हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं ना ही खुद को संभर पाऊँगी और ना ही वो सारी चीज़। तो मत करिए ऐसा, मुझे ऐसे परेशान मत करिए आप। क्या लगती है आपको कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ती? हर एक चीज़ से पड़ती है। आपकी तकलीफ़ से, आपकी दर्द से, हर चीज़ से पड़ती है। क्यों नहीं समझती है आप? एक बार आप ऐसे हरकतें कर ले तो कि हालत इतनी ख़राब होती कि ऑपरेशन। आपको पता है उस वक्त मेरी क्या हालत थी? नहीं, फिर भी उस हालात से गुजर के अब ऐसी सिचुएशन में खोते खोते बची हूँ आपको। दोबारा मैं ऐसी ऐसी हालात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ ऐसी हालात दोबारा मत हो, ऐसी सिचुएशन मत आए आगे। मुझे ऐसे बदतर हालात में मत भेजिए आप। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओ भाई, ये अल्फाज सुनने के बाद आरुषि मानो कि वो क्या बोलेगी। अल्फाज माधवी के थे, जज्बात माधवी के थे, एहसास वो भी माधवी के थे, पर वो जो महसूस एहसास के साथ हर एक चीज़ हो रही थी, वो समा, वो सारी चीज़ वो आरुषि के थे। वो अल्फाज एहसास से जुड़ते हुए सीधा उसकी दिल पर जाके वार करती है, जो आंसू बन के बहती है उसकी आंखों से। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस एक ही लाइन कही थी वो, और उस एक लाइन में मानो उसकी पूरी जिंदगी संवर गई है। न जाने कब से वो इस पल की इंतजार कर रही थी आरुषि, कब से। अपने आप ही वो अभी तक माधवी को हक बैक तो नहीं करी थी, लेकिन अब एक हाथ माधवी के शोल्डर तक आके ग्रैब कर लेती है, अपनी ओर थोड़ी और खींचते हुए। अब की बार जैसे कि खुद में पूरी तरह से संभाल लेना, वो वाली। क्या ही फर्क पड़ते हैं कौन सा समा है, कौन सा जगह, कितने लोग, कौन से दुनिया के लोग क्या सोचेंगे। सबसे अनजान, सबसे पढ़े, बस ये दोनों उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और अपनी एहसास एक दूसरे से बता रहे थे, कुछ अल्फाज के ज़रिए और कुछ आहटों से। ज़रूरी नहीं कि क्या सिचुएशन है उस वक्त उनके लिए ये थे, माहौल कैसा है, सब लोग देख रहे थे, सभी लोग शौक थे, सुनाई सबको दिए थे, सब शौक थे। और ख़ास करके वो
घर के ओनर्स, वो आंटी तो थी वहाँ पे और कहीं ना कहीं वो अंकल भी आ चुके थे, वो भी ये सुन चुके थे और सुनते हुए वो दोनों बहुत शॉक थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन शायद उस चीज़ से इन दोनों को कोई फ़र्क पड़ते नहीं है। फिलहाल इस जहां में बस ये दोनों ही थे। आरुषि की अब वो आंसू जो चिन से भी समाती हुई सीधा आके माधवी की एक गाल पे टपक पड़ती है। जैसी ही बूंद गिरती है ना, माधवी अपनी आंखों को खोलती है, थोड़ी पीछे होती है, आरुषि के चेहरे को देखने लगती है। उसे ध्यान आती है कि अभी अभी उसने कौन से अल्फाज कही है। तो थोड़े से होते हैं ना, उसे अब इतनी इमोशनल वो मोमेंट थी, वो बस अपनी अल्फाजों को रोक नहीं पाई जो सीधा दिल से होते हुए निकल गई है। कोशिश करी थी लेकिन शायद ये हालात उससे बढ़ के थे। आरुषि सब समझ रही थी माधवी की आंखों की भाषा। वो माधवी को थोड़ी सी साइड करती है। मैं ठीक हूँ। अपने आंसू को खुद पोंछती और सबकी ओर एक बार देखती है। आंखों के सवाल शायद सबकी नज़रों में थे। अब वो थोड़ी सी, उसे भी थोड़ी चीज़ें लगते हैं कि ऐसे, लेकिन फिर भी ठीक है। न जाने कब से वो यही सुनने के लिए तत्पर थी। खुश तो बहुत थी। माधवी जो सर झुकाई हुई थी, शायद उसे खुद पर वो रोक नहीं लगा पाई। काजल आके माधवी की साइड पे खड़ी हो जाती है। क्या हुआ भाई? नहीं, सब ठीक है? हाँ हाँ ताई, वो सब ठीक है। आरुषि आगे बोल पड़ती है, मैं ठीक हूँ। आखिर ऐसी सिचुएशन में इस वक्त वो फ़िलहाल बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि माधवी कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील कर रही थी। सबके नज़रें जैसे उस पर थी, उन नज़रों को देखते हुए तो बस वहाँ से थोड़ी साइड हट जाती है। लेकिन दिल तब भी काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहे थे, बानो कि बार बार कान में वही पिंच कर रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपनी दिल पर हाथ रखती है, शायद खुद को ये दिलासा दे रही थी कि शांत हो जा, सब ठीक है, सब ठीक है। सारा भाग के आती है और वो भाग के आते हुए उसके एक गोद में चढ़ जाती है। आरुषि भी उसे अपनी गोदी में उठाती है। अच्छा मैं ठीक हूँ। आप कहाँ चले गए थे? हम कितनी ढूंढे आपको। सॉरी बच्चा, चली नहीं गई थी, बस भटक गई थी थोड़ी सी। ये खून क्यों है? चोट लगी है क्या? थोड़ी सी, वो ठीक है, ज़्यादा नहीं लगी। आंखें तब भी भीगे हुए थे। सारा अपनी दोनों नन्हे हाथों से उसकी आंखों से आंसू को पोंछती। तो आप रो क्यों रहे हो? दर्द हो रहा है क्या? नहीं बच्चा, खुशी के आंसू है। ये बात वो माधवी की ओर देखती हुई बोलती। माधवी तब भी सर झुकाई हुई थी। देखते देखते बहुत देर हो चुके थे। सभी शौक थे और ऐसे माहौल में इस बारे में कोई बात करेंगे वो भी अलग बात है। शांत है सब। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाज़ा खुल जाते और वहाँ से कुछ डॉक्टर्स बाहर आते हैं। 2 लेडी डॉक्टर्स जो थोड़े से अपनी चेहरे पर एक मायूसीपन लेके आते हैं। लिली के सामने खड़ी होती है। जैसी ही आरुषि देखती है, वो माधवी के पास जाते हुए सारा को उसके पास देखे इस साइड पे आती है। वो बूढ़ी अम्मा जो बहुत रो रही थी। तभी वो डॉक्टर वो बूढ़ी अम्मा को कहते कि वो पेशेंट आपसे एक बार मिलना चाहती है। तो एक नर्स उनको जल्दी से अंदर लेके जाते हैं। पता नहीं, शायद 2 मिनट का वक्त है। वो 2 मिनट बाद वापस आ जाते हैं रोते हुए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरुषि कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बूढ़ी अम्मा आके एक जगह पे आराम से बैठ जाती है और चीख चीख के रोने लगती है। आरुषि भाग के जाती है, क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। लिली स्तब्ध खड़ी थी।
हारुशी फिर से आती उन डॉक्टर के सामने। आप बोलिए ना क्या हुआ है? वो बच्चा और माँ दोनों ठीक है ना? वो मधु ठीक है ना? अरे बोलिए तो सही, कुछ तो बोलिए। डॉक्टर का एक लफ्ज़ जो सबकी आंखों में आंसू ला देते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हम माँ को बचा नहीं पाए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कहने को तो दोनों के ही बचने के चांस 10% ही थे, बिल्कुल भी नहीं थे। पर ये मिराकल कह सकते हैं कि बेबी सेफ है। हारुशी बहुत तक हो चुकी थी। वो बूढ़ी अम्मा इतनी चीख चीख के रो रही थी, मेरी वजह से, मैंने मारी है उसे, मैं जिम्मेदार हूँ, आज ये दिन मेरी वजह से आई, मैंने अपनी बच्ची को मार डाली मैंने उसको। हारुशी की आंखों से आंसू बहने लगती है। लिली हारुशी के पास आती है। संभालो खुद को यार, ऐसे कैसे हो सकती है? फिर से देखो ना तुम लोग। डॉक्टर प्लीज एक बार कोशिश तो करिए ना। शी इज डेड, अब कुछ नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे? अरे वो पूरी रास्ते मुझसे बात करती हुई आई है। प्लीज एक बार लिली, प्लीज एक बार देख लो ना यार, ऐसे कैसे हो सकती है यार? प्लीज एक बार देख लो, तुम चलो मेरे साथ। और वो लेके जाती है ऑपरेशन थिएटर के रूम में। सफ़ेद वो कपड़ा जो पूरे बॉडी पर ओढ़ी हुई थी, साइड में वो बच्चा अपने हाथ पैर हिला रहे थे। उस बच्चे की आंखें बंद थी, जो नर्स साइड में खड़े थे। हारुशी जाती है और वो सफ़ेद वो कपड़े को फटाक से हटाती है कि ये क्या है? हाँ, क्या बदतमीजी है ये? लिली चेक करो ना एक बार, मैं बोल रही हूँ ना एक बार। वो पूरी रास्ते यार मुझसे बात करती हुई आई है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे जा नहीं सकती है। तुम एक बार देखो ना यार, एक बार को कोशिश तो करो। मधु सुनो, तुम कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं समझी नहीं क्या कहनी थी मुझे। लिली देखो ना, वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे, आखिर में वो बोल नहीं पाई, बेहोश हो गई। तुम देखो ना। हारुशी होश में आओ। वो नहीं रही, वो जा चुकी है यार। कैसे जा सकती है वो पूरी रास्ते? हारुशी, तभी हारुशी चुप सी हो जाती है। माधवी वहां पर आती है। हारुशी एक टक मधु के चेहरे की ओर देख रही थी। ऐसे लग रहा थी कि वो और छोटी सी दिख रही है, छोटी बच्ची की तरह, 10-12 साल की, छोटा सा वो चेहरा और मासूमियत तो भरी हुई थी। माधवी आते हुए आरुषि की हाथ पकड़ती है। आरुषि जैसे ही माधवी की हाथ को महसूस करती है, वो माधवी के कंधे पे सर रखती है। वो ये ना मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी बात करी, बहुत सारी बातें, और आखिर में कुछ बोलना चाह रही थी जो अटक रही थी और बेहोश हो गई। मुझे वो जाननी है ना। देखिए ना, ये उठ नहीं रही है और लिली बोल रही है कि ये जा चुकी है। ऐसे कैसे कैसे ये इसका बेबी, ये बेबी को छोड़ के कैसे जा सकती है? माधवी उसकी सर पे ही अपनी हाथ चलाती है और तभी माधवी उसे वहां से लेकर बाहर आ जाती है। सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर थे। उस बूढ़ी अम्मा की हालत भी ठीक नहीं थे। उनको वो घर के जो ओनर्स थे वो लोग संभाल रहे थे। लिली के हाथ में भी कुछ नहीं थी। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, ऐसी बदतर सिचुएशन। वो बोली है कि इट्स मिरेकल कि कम से कम बेबी बच गई, वरना दोनों के बचने के चांस नहीं थे जिस हालत में आए थे। सभी लोग वापस स्तब्ध हो चुके थे, किसी के पास कोई शब्द थे नहीं, और मौसम मानो कि इसी गम में वो भी शामिल हो जाते और ज़ोर से बारिश और बादल गरजने लगते हैं। आज का दिन ये पता नहीं कैसी थी।
वहाँ के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ की चीज़ें थी, पेपर्स वगैरह साइन करने थे। तो बूढ़ी अम्मा, उनके हालात ठीक नहीं थे, फिर भी उनसे वो साइन तो कर नहीं सकते थे, तो अंगूठे की छाप लिए जाता है। बेबी जो बिल्कुल ठीक थी उस बूढ़ी अम्मा के पास सौंप दिए जाते, लेकिन उस वक्त कुछ चीज़ें थे कि उस बेबी को एक दिन वहाँ पे रखने पड़ेंगे ऑब्जर्वेशन में कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से वो बच के आया है, तो उस हिसाब से एक दिन यहाँ पे रुकने पड़ेंगे। तो वहीं पे रुकते हैं। उसी रात को मधु के वो बॉडी के पूरी सारी क्लियरेंस वगैरह उसके बूढ़ी अम्मा के पास सौंप देते हैं हॉस्पिटल से। लेकिन उनकी हालात ऐसे थे नहीं कि वो सारी चीज़ संभल पाए, और बाहर मौसम ऐसे थे कि बाहर से निकलना एक चैलेंज हो, और हॉस्पिटल में यार कोई रुक नहीं सकता है, वैसी सिचुएशन थे। लेकिन हॉस्पिटल के ठीक थोड़े ही दूर में ही वहाँ होटल थे। तो जो रेस्क्यू मेंबर्स थे वो लोग, यहाँ पे जितने भी लोग ठहरे हुए थे, कुल मिला के 12 से 13 लोग, यही लोग थे और कोई एक्स्ट्रा थे नहीं। ये 13 लोगों की बंदोबस्त उस होटल में ये लोग खुद ही थोड़ी बहुत मदद के अनुसार कर देते हैं, क्योंकि इतने हालात सबके ख़राब है और ऐसे हालात में यहाँ रहना और बहुत और क्रिटिकल हो जाएगी सिचुएशन। थोड़ा बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत है, ये समझकर वो सारी चीज़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आरुषि हॉस्पिटल से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका जाना ज़रूरी थी। माधवी उसको लेके और सभी लोग वहाँ से जाते हैं। ये लोग उस होटल में जाते हैं, कमरा जैसे तैसे मिल जाता है, कुछ मैनेज वगैरह करके, थोड़ा कम मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। एक कमरे में ही उधर काजल, आरुषि और लिली ये रुके हुए थे। मैनेज तो करने पड़ेंगे ना। टोटल 4 रूम ही मिले थे, और जैसे तैसे 4 रूम में सभी एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। थोड़ी मुश्किल है पर ठीक है, यही समझकर सब लोग कुछ हद तक फ्रेश वगैरह हो लेती है। लिली जो आरुषि को कुछ चोटें वगैरह आई हुई थी, वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह कर देती है। वो ज़्यादा गहरे थे नहीं, लेकिन आरुषि शॉक में थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पूरे रास्ते भर बात करते हुए आई, आखिर में बस कुछ चीज़ें बोलते बोलते बेहोश हो गई और उसके बाद वो वापस आई नहीं। तो दूसरी ओर माधवी, वो भी कुछ हद तक चीज़ें समझने की कोशिश, और उसे ये थी कि वो क्या बोली है। हाँ, उस बारे में कोई बात तो नहीं करती है फिलहाल, जो सिचुएशन है वो। काजल आरुषि को समझाती है, शांत हो जा, हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें। फिर भी यार, फिर भी उसकी बात अधूरी थी, वो कुछ तो बोलने की कोशिश करी थी, मैं नहीं समझी यार, नहीं समझी। उसे बहुत कुछ करनी थी यार, क्या क्या सपने देखी है उसने अपनी बच्ची के लिए, और ऐसे ऐसे जिंदगी इतनी। तभी लिली बोलती है, प्लीज़ आरुषि बी स्ट्रॉन्ग। पता नहीं, मैं जब भी उस लड़की को देखती थी ना, मुझे दिया की याद आती थी। उसमें मैं दिया को देख पाती थी, छोटी सी तो है, लेकिन जिंदगी ने अपनी जोरदार की सच की थप्पड़ शायद उस लड़की को मारी है यार। इतनी बदतर किस्मत भला कैसे हो सकती है किसी की। मैं नहीं बचा पाई उसको, ऐसी बात नहीं है आरुषि, बोली ना किसी के हाथ में कुछ नहीं थे। तभी माधवी बोलती है, आप ऐसे खुद को इस चीज़ में आरोप नहीं दे सकते हैं। आपने तो जैसी भी हो यहाँ तक लाने की कोशिश करें ना। पर माधवी जी, वो बस खुद को कोसना बंद करिए। जो गलती आप कर ही नहीं सकते उसमें खुद को कसूरवार मत ठहराइए। सभी शांत थे। वो रात इतनी मुश्किल कटती है ना सबके लिए, इतनी बदतर थे भाई साहब। बॉडी के जो
अंतिम वो सारी चीज़ें हैं, रस्म वगैरह, वो सारे कल ही होंगे। आज तो नामुमकिन है ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में। तो वो तो हॉस्पिटल में ही रहती है और बूढ़ी अम्मा भी वहीं पर पूरी रात इतनी मुश्किल से कटती है सभी के। तो दूसरी तरफ वो अंकल आंटी ये समझ कर शौक थे कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अभी तक ये लोग समझ ही नहीं पाए थे। हाँ, ये थोड़ी शॉकिंग थे और वो शांत थे बहुत। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे, क्योंकि कुछ आउटसाइडर लोग थे वहाँ पे जो कुछ वीडियो वगैरह ले रहे थे, और होटल में आने के बाद कुछ नेटवर्क मिले थे तो कुछ न्यूज़ वायरल हो रहे थे। कुछ का मतलब जो वहाँ के सिचुएशन थे, जो स्लाइड हुए, रास्ता ब्लॉक हुए, लोगों को रेस्क्यू करे गए, फिर हॉस्पिटल में आए, कुछ ऐसी सीन ही धीरे धीरे वो इतनी वायरल होते जा रहे थे। बड़ी नॉर्मल सी बात है, ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ चीज़ें आप ऐसे डालते हो सोशल मीडिया पर तो वायरल तो होंगे ही। मतलब चारों ओर वो वायरल हो चुके थे। रात मानो इतनी बड़ी रात इससे पहले कभी नहीं बिताई किसी ने, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। आंखों के सामने बार बार वो हर मंजर आ रहे थे, जिन मंजरों से, जिन चीज़ों से लोग गुजर के अब यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो तो मानो उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू हुई थी। एक खौफ थी, ये कह सकते हैं, ये रात बिताना खौफ जैसे ही थे। पूरी रात आरुषि के मन में बस अजीब से बेचैनी थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी कुछ चीज़ें, एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे सुबह तक होते और लगभग 3 बजे के बाद से वो मौसम कुछ हद तक शांत होते हैं, अपनी कहर बंद कर देते हैं अचानक। और उसके बाद सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। आरुषि अब सब्र नहीं कर पाती है, वो निकलने लगती है और उसके साथ साथ उसके सारे लोग, वो दूसरा परिवार भी। एक ही चीज़ बार बार पता नहीं क्यों आरुषि के कान में आ रही थी कि इसके बाप को इससे बचाना, इसका बाप अच्छा इंसान नहीं है। पता नहीं क्यों ये चीज़ उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। और जैसे ही सुबह हुई वो निकल पड़ी, सारे लोग होटल से निकल चुके थे। हाँ, वो दूसरा परिवार, वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, वो लोग इनसे अलविदा कह के बाय बोलकर बस वहाँ से होटल से ही निकल जाते, और आरुषि को थैंक यू बोलकर कहीं ना कहीं उन लोगों के हिसाब से आरुषि की वजह से ये लोग बच पाए हैं। और जैसे तैसे करके आरुषि और उसके सारे दोस्त वगैरह, माधवी जी भी खुद हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल जाके पहुँचते वहाँ पे अलग ही सिचुएशन थे। जैसे ही एक साइड पे भीड़ मचे हुए है, वो बूढ़ी अम्मा किसी से बहस कर रही थी और उनके गोद में वो छोटा सा बच्चा। आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।